नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की हमारी वीडियो मध्य प्रदेश पटवारी में सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट पर रहेगी। इसमें हम आपको टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और हर एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक शॉर्ट नोट भी होगा जिसमें आपको उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जानकारी दी जाएगी जिससे आपको उसे समझने में आसानी होगी। उसके अलावा कई सारी परिभाषाएं रहेंगी, तो आपको उन्हें अच्छे से देखना है और उनको जो है याद भी करना है, क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के तहत हमने ये सेट तैयार किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लिखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है? ऑप्शन है नकदी प्रवाह विवरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, मूल्यह्रास लेखा या सूची मूल्यांकन। तो देखिए, जो भारत में लिखा मानक एक है वो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण की व्याख्या करता है। अब जो लेखांकन नीति है या लेखांकन मानक है वो क्या होता है, तो आइए जानते हैं। तो देखिए, लेखांकन मानक वित्तीय रिपोर्टिंग मानक लेखांकन मानकों GAAP पर आधारित होते हैं। लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों को पहचाना, मापा, प्रस्तुत और रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य निवेशकों, उधारदाताओं, लेनदारों, दाताओं और अन्य लोगों को वित्तीय जानकारी प्रदान करना है जिससे कि उन्हें कंपनी को निधि देने का निर्णय लेने में सहायता मिल सके। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो निवेशक है और जो उधार ले जाते हैं या लेनदान होते हैं, तो उनको क्या है, वित्तीय वित्तीय जानकारी यानी कि उनको इससे जुड़ी हुई जानकारी को प्रदान करते हैं। और उनको क्या होता है फिर कि कंपनी का जो निधि होता है यानी कि जो पूंजी होती है उसके बारे में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, आवेदन प्रपत्र पर विवरण के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवेदक का नाम आदि सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन है व्यक्तित्व, विषय वस्तु, कार्य अनुभव, व्यक्तिगत जानकारी या संदर्भ लाभ। तो देखिए, अगर प्रपत्र की बात करें, आवेदन प्रपत्र, तो उसमें अगर जन्मतिथि, लिंग और आवेदक का नाम, अगर ये सभी चीज़ें सम्मिलित है तो उसे व्यक्तिगत जानकारी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें देखते हैं कि व्यक्तिगत जानकारी किसी भी आवेदन प्रपत्र में व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग, जाति, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति, पता आदि का विवरण व्यक्तिगत जानकारी के भाग में अंकित होता है। इस तरह से हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन है आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा, वित्तीय लेन देन से संबंधित, कार्यवाही के लिए जानकारी प्रदान करना या गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। तो लेखाकरण में जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, वित्तीय लेन देन। लेखांकन का प्राथमिक कार्य वित्तीय लेन देन का अभिलेखन, वर्गीकरण, सारांशन और रिपोर्टिंग होता है। यानी कि जो लेखांकन का प्राथमिक कार्य है वो क्या होता है, एक तो वित्तीय यानी कि पैसों का लेन देन होता है, उसके बारे में जानकारी को लिख के रखना कि कहाँ कहाँ पैसा हमने दिया है, उसका वर्गीकरण कि किस किस फील्ड में अलग अलग कहाँ कहाँ हमने पैसा दिया है, उसका सारा जो सारांशन होता है उसे ही हम वित्तीय लेन देन कहते हैं या लेखांकन। अब लेखांकन का अर्थ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने लेखांकन को क्या कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण तरीके से और मुद्रा लेन देन और घटनाओं जो कम से कम वित्तीय प्रकृति की है के संदर्भ में अभिलेखन, वर्गीकरण और सारांशन, इनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। तो इस तरह से उन्होंने इसे परिभाषित किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकस्मिक देयताएं में दिखाई देती है, किस में दिखाई देती है आकस्मिक देयताएं? ऑप्शन है तुलन पत्र, अध्यक्ष की रिपोर्ट, शेयर धारकों के नोटिस, तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। तो देखिए, जो आकस्मिक देयता होती है वो तुलन पत्र, लेखा में नोट्स होते हैं। यानी कि देखिए, तुलन पत्र यानी कि क्या होता है ये, एक तरह से इसे कहते हैं हम बैलेंस शीट। तुलन पत्र जो होता है वो होता है बैलेंस शीट, आपने सुना होगा। तो बैलेंस शीट अगर खाली है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन उसमें लेखा पर अगर नोट्स होते हैं तो वो क्या होती है, आकस्मिक देयता है। मतलब आकस्मिक यानी कि जो इमीडिएट हम पैसे प्रदान करते हैं किसी को, तो वो जो है हम बैलेंस शीट में लिख कर रखते हैं, यानी कि तुलन पत्र की लेखा पर नोट्स के रूप में लिख के रखते हैं। अर्थ देयताएं जो एक अनिश्चित घटना के परिणाम पर निर्भर करती है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में, देयताओं के रूप में जाना जाता है। तो अर्थ देयताएं, ये देखिए, इसका जो अर्थ है वो क्या है, देयता है। देयता यानी कि हम जो पैसे देते हैं अनिश्चित घटना के परिणाम, यानी किसी अनिश्चित घटना के परिणाम पर निर्भर करती हैं और उन्हें ही हम आकस्मिक देयताएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकरण निर्णयों में खंडित किया जा सकता है, यानी किन निर्णयों में हम खंडित कर सकते हैं? ऑप्शन है केवल वित्तीय और निवेश, वित्तीय निवेश और
परिसंपत्ति प्रबंधन, केवल वित्तीय और लाभांश, केवल पूंजी बजट या नकदी प्रबंधन। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन है बी वाला, वित्तीय निवेश और परिसंपत्ति प्रबंधन, ये हमारा राइट आंसर होगा कि वित्तीय जो प्रबंधन का निर्णय प्रकरण होता है वो किससे होता है, निवेश, वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन से होता है। वित्तीय प्रबंधन में 3 निर्णय क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, निवेश निर्णय, वित्तीय निर्णय और लाभांश निर्णय। यानी कि जो निवेश किया जा रहा है उसका निर्णय, वित्तीय यानी क्या निवेश किया जा रहा है, कितना पैसा निवेश किया जा रहा है उसका, और उस पर हमें क्या लाभ मिलेगा, ये सब वित्तीय प्रबंधन के मुख्य निर्णय होते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सबको जो है आपको परिभाषाओं के सहित याद करना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और हमने जो आपके लिए नोट्स तैयार किया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं का निपटान करने के लिए तैयार करता है। ऑप्शन है मानव संबंध प्रशिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण या प्रबंधन प्रशिक्षण। तो देखिए प्रशिक्षण के क्षेत्रों की अगर बात करें तो एक कर्मचारी अगर है तो उसकी समस्याओं का निपटान कैसे होगा, अगर वो उन समस्याओं के समाधान का पहले ही प्रशिक्षण ले लेता है, यानी समस्या समाधान प्रशिक्षण जो है अगर पहले से ही उसे दिया जाए तो वो अपनी समस्याओं को जो है अपने हिसाब से ढाल सकता है। इसमें देखिए समस्या समाधान प्रशिक्षण के बारे में, तनाव मुक्त और मनोवैज्ञानिक रूप से फिट कार्यबल के लिए कर्मचारियों को समस्या समाधान प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो न केवल संगठनात्मक कठिनाइयों को हल करने में सहायता करता है बल्कि कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों को भी हल करता है। तो इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन जो होगा समस्या समाधान प्रशिक्षण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संयुक्त प्रभावन क्षमता डैश पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। इक्विटी पूंजी, ऋण, ट्रेन, पूंजी संरचना या ईपीएस। तो जो संयुक्त प्रभावन क्षमता होती है वो होती है ईपीएस पर निर्भर, यानी कि अर्निंग पर शेयर। उत्तोलन क्या है, उत्तोलन एक निवेश या परियोजनाओं से प्रतिफल बढ़ाने के लिए ऋण या उधार ली गई धनराशि के उपयोग को संरचित करता है। और संयुक्त उत्तोलन बराबर, मतलब संयुक्त उत्तोलन का देखिए यहाँ पे सूत्र दिया है, उसको भी आपको याद रखना है। संयुक्त उत्तोलन बराबर होता है परिचालन उत्तोलन गुणा वित्तीय उत्तोलन। अब इसमें जो ईपीएस है, ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, और हमें पूछा है कि संयुक्त प्रभावन क्षमता। तो देखिए अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि हमने जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार किए, एक तरह से अगर किसी कंपनी की बात करें तो जितने प्रोडक्ट्स हमने तैयार किए हैं तो उसे हम जो बेच रहे हैं तो उसमें हमें हर शेयर से, मतलब हर एक प्रोडक्ट से कितना पैसा मिल रहा है, उसमें हमारा शेयर क्या है, हमारा प्रॉफिट कितना है, तो वो अर्निंग पर शेयर कहलाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस नियम के अंतर्गत तलपट ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए। तलपट यानी होता है ट्रायल बैलेंस। तो ऑप्शन है हमारे, अंत में सभी लेन देन को तलपट में स्थानांतरित कर दिया जाता है, प्रत्येक नामे का एक तद्रूप जमा होता है, परिसंपत्ति एवं देनदारियाँ बराबर होती है, आय एवं व्यय के नामे एवं जमा शेष होते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन, तलपट की बात की ट्रायल बैलेंस की, ठीक है, तो मिलान हमेशा किससे होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो नामे लिखा हुआ है शब्द बी ऑप्शन में, तो देखिए जैसे हलफनामे होते हैं, मतलब कोई तरह का लिखित दस्तावेज होता है उसे हम नामे कहते हैं। अब इसका सही उत्तर जो है प्रत्येक नामे का एक संबंधित जमा होता है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा प्रत्येक नामे का बी ऑप्शन वाला। तलपट की तैयारी, तलपट यानी क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, तलपट यानी होता है ट्रायल बैलेंस की तैयारी, दोहरी प्रविष्ट प्रणाली पर आधारित होती है। इसे यह जांचने के लिए तैयार किया जाता है कि कुल नामे का मूल्य कुल जमा मूल्य के बराबर है या नहीं, मतलब जितना उसने नोटिस पे लिखा था, मूल्य लिखा था, वही जमा के बराबर है या नहीं, ये हमें देखना पड़ता है। अब देखिए तलपट, एक तलपट, तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस एक विवरण है जहां नामे और जमा खाता स्तंभों के योग खाता बही के योग के समान राशि के बराबर होते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, तलपट यानी होता है ट्रायल बैलेंस, इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, एक बैंक समाधान विवरण को डैश की सहायता से तैयार किया जाता है। समाधान विवरण यानी बैंक का समाधान विवरण किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण से, रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम, रोकड़ बही के नकदी कॉलम और रोकड़ बही के बैंक कॉलम और रोकड़ बही के बैंक कॉलम, या डी ऑप्शन है बैंक विवरण के दोनों डेबिट और क्रेडिट कॉलम। देखिए बैंक विवरण में दो तरह के कॉलम होते हैं, आपको पता होगा, डेबिट और क्रेडिट कॉलम। डेबिट में और क्रेडिट में, यानी क्रेडिट यानी कितना पैसा आया, डेबिट यानी कितना पैसा गया। लेकिन हमारा ऑप्शन जो है बी वाला राइट होगा, रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम। देखिए ऑप्शन है सही उत्तर है रोकड़ बही बैंक विवरण का बैंक स्तंभ, स्तंभ यानी कॉलम वही होता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा आंसर में, बी ऑप्शन राइट आंसर है।
बैंक समाधान विवरण BRS एक ऐसा विवरण है जो एक निश्चित तिथि पर रोकड़ बही के बैंक स्तंभ में शेष और पासबुक में शेष के बीच के अंतर को निपटान के लिए बनाया जाता है। यानी कि बैंक समाधान विवरण क्या होता है कि एक निश्चित तिथि यानी कोई सी तारीख होती है, उसमें रोकड़ बही यानी कि जो कैश अकाउंट होता है उसमें पासबुक के शेष बीच पासबुक में जो उनके बीच का अंतर होता है उसे निपटाने के लिए बनाया जाता है। जो रोकड़ रोकड़ यानी तो कैश कैश का जो अंतर होता है उसे मिटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे डैश के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए उन लोगों के बारे में बताना है जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं और उन्हें सहायक में क्या है अच्छी प्रतिक्रिया दी जाती है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो ऑप्शन सी है संबंधन की आवश्यकता हमारा राइट आंसर होगा। वे लोग आते हैं संबंधन की आवश्यकता, संबंधता की आवश्यकता या संबंधन की आवश्यकता। अब ये क्या होता है? तो यह एक समूह से संबंधित होने की इच्छा है, मतलब किसी समूह से जुड़ने की इच्छा होती है जो लोगों को दूसरों के साथ जुड़ने यानी मैत्रीपूर्ण खुली बातचीत करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपसी सहायता और समझ की विशेषता वाले बंधन की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें कर्मचारी या फिर वो लोग क्या करते हैं, आपसी सहायता करते हैं, साझेदारी करती है, इसमें एक दूसरे से उनके बारे में निर्णय लिए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नौकरी के वर्गीकरण जैसे CEO, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? ऑप्शन है शीर्ष प्रबंधक, मध्य स्तर के प्रबंधक, निम्न स्तर के प्रबंधक या पर्यवेक्षक। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा शीर्ष प्रबंधक। नौकरी के वर्गीकरणों में जो निदेशक होते हैं या कार्यकारी निदेशक होते हैं वो किस रूप में रहते हैं? वो रहते हैं शीर्ष प्रबंधक के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अब शीर्ष प्रबंधक क्या होता है? कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जिम्मेदार होते हैं। शीर्ष प्रबंधक जो होते हैं किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं जिनमें लक्ष्य नियोजन, रणनीति विकास, नीति निर्माण, संगठनात्मक संरचना निर्माण और पर्यावरण विश्लेषण दर्शन एकबंध और अन्य शामिल है। यानी जो शीर्ष प्रबंधक होते हैं वो क्या होते हैं? हर एक कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनकी बहुत बड़ी श्रृंखला होती है। पहले तो वो लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए उसकी रणनीति को तैयार करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और फिर संगठन के साथ उस कार्य को करते हैं ताकि पर्यावरण जो है उनके हिसाब से विचलित हो सके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को रूप में परीक्षित किया जाएगा। किस रूप में परीक्षित किया जाएगा? ऑप्शन है एक पूर्वानुमानित तकनीक, एक अनुपात विश्लेषण, तुलन पत्र की तैयारी या निधि प्रवाह विश्लेषण। तो देखिए इसमें जो हमारा होगा निधि प्रवाह विश्लेषण हमारा राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। अब इसमें निधि प्रवाह विवरण या विश्लेषण क्या होता है? तो देखिए जो निधि प्रवाह विश्लेषण होता है वही निधि प्रवाह विवरण के माध्यम से किया जाता है। तो ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए निधि प्रवाह विश्लेषण जो है किसके माध्यम से किया जाता है, तो निधि प्रवाह विवरण की। यह एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान धन के अंतर्वाह और बहिर्वाह को दर्शाता है जिसमें उस धन के स्रोत और उपयोग शामिल है। तो ये क्या बताता है कि धन का जो आना और जाना, अंतर्वाह और बहिर्वाह यानी कि धन कितना आया और कितना गया, तो ये सब बताता है। अगला क्वेश्चन है वह आवश्यक प्रतिफल दर जो कि ऋण निवेश और शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। इक्विटी की लागत, ऋण की लागत, प्रतिधारित आय की लागत या वरीयता पूंजी की लागत। तो देखिए उस प्रतिफल दर को जो है हम ऋण की लागत कहते हैं जो कि निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, ऋण की लागत। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया है आवश्यक प्रतिफल दर, तो वो क्या होता है? न्यूनतम प्रतिफल जो एक निवेशक अपने निवेश के लिए प्राप्त करने की उम्मीद करता है उसे आवश्यक प्रतिफल दर के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है निवेशक जो है जितना निवेश करेगा तो उसकी कुछ उम्मीद होती है कि वो उसके जो जितना निवेश कर रहा है तो उसका उसे कुछ लाभ मिलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवश्यक प्रतिफल दर। तो आवश्यक प्रतिफल दर अनिवार्य रूप से न्यूनतम भुगतान है जिसे निवेश से जुड़े जोखिम की डिग्री के लिए किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियाँ विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियाँ विकसित करने में कौन मदद करता है? तो ऑप्शन है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, वस्तु सूची नियंत्रण प्रणाली, बजटीय नियंत्रण प्रणाली या गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। तो देखिए जो प्रबंधकों की प्रणाली विकसित करने में मदद करता है वो होता है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली यानी ऑप्शन ए। अब ये देखिए कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली क्या है? तो कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली डेटा प्रसंस्करण प्रणाली है जो क्या करती है कच्चे डेटा को उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी में बदलते हैं। यानी कि जो डेटा रहता है जो कि ऐसे ही जैसे मान लीजिए
कोई रफ डेटा रहता है तो उसको क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले में सेव करके रखते हैं। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के कुछ प्रकार भी हैं, जैसे कि लेन देन प्रसंस्करण प्रणाली, प्रबंधन सूचना प्रणाली, निर्णय समर्थन प्रणाली और ऑफिस स्वचालन सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय में डैश परिलक्षित होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हमने तुलन पत्र के रूप में पढ़ा है। तो जो तुलन पत्र होता है यानी कि बैलेंस शीट होती है, वो क्या होती है, पूंजीगत व्यय को जितना उसमें मतलब खर्चा होता है, पूंजीगत जो व्यय होता है, व्यय यानी खर्चा जो होता है वो उसमें दिया जाता है किसमें, बैलेंस शीट में। अब देखिए पूंजीगत व्यय के बारे में हमने पढ़ा, तो वो क्या होता है। पूंजीगत व्यय व्यय होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप एक मूर्त या अमूर्त परिसंपत्ति का अधिग्रहण होता है, जिसे बेचा और नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण है, भूमि, भवन, मशीनरी, पेटेंट आदि। तो पूंजीगत व्यय क्या होता है, ऐसी परिसंपत्ति होती है जिसे अधिग्रहण यानी कि अपने कब्जे में किया जा सकता है, उसे हम बेच सकते हैं या फिर नकदी में भी। जैसे मान लीजिए ज़मीन है, अगर आपके पास ज़मीन है, आप उसे बेच देंगे तो वो क्या हो जाएगी, नकदी में हो जाएगी, मतलब आपके पास कैश हो जाएगा उसके बदले में। तो इसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इष्टतम नियंत्रण दायरे को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया। बार्टल और मार्टिन, हिक और गुट, वी ए ग्रेक्यूनॉस, नॉर्मन हर्टन। तो देखिए इष्टतम नियंत्रण दायरे का निर्धारण करने का जो सूत्र है वो वी ए ग्रेयूनॉस ने दिया था, ग्रेक्यूनॉस। तो हमारा बी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन सही होगा। व्याटोटस एंड्रियस गेक्यूनॉस, ये इनका पूरा नाम है। अब वी ए ग्रेक्यूनॉस ने इष्टतम नियंत्रण दायरे को निर्धारित करने का सूत्र पेश किया था, और ये फ्रांस के एक प्रबंधन मैनेजमेंट सलाहकार थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा के मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। मुद्रा का कालांतर मूल्य नहीं होता है। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। तो देखिए ऑप्शन जो सी है हमारा, मुद्रा का कालांतराल मूल्य नहीं होता है, मतलब कि अगर पुरानी मुद्रा है तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। इस तरह से ये वाला आंसर हमारा राइट होगा बी। अब मुद्रा क्या होती है, तो देखिए अलग अलग जो वाचक थे या फिर उन्हें कह सकते हैं, जो अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी है, जिसमें क्रॉथर थे। तो क्रॉथर के अनुसार कुछ भी जो आमतौर पर विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार है और जो एक ही समय में एक माप और मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है, तो उसे हम मुद्रा कहते हैं। अब देखिए आमतौर पर विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार है, इसमें बोला है, तो मतलब आमतौर पर यानी कि जो चीज़ें अभी प्रचलन में चल रही है, और विनिमय का साधन यानी हमें कहीं जाना हो, तो मान लीजिए हम बस से जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, तभी हम वहाँ पर जा पाएंगे। तो ये जो होती है वो मुद्रा होती है। तो ये क्रॉथर ने कहा था। अब केंद्रीय बैंक के अनुसार मुद्रा के प्रचलन में मुद्रा जमा और सभी बनाए गए क्रेडिट शामिल है। यानी केंद्रीय बैंक ने क्या कहा, सेंट्रल बैंक कहती है कि मुद्रा क्या है, एक ऐसी प्रचलन मुद्रा है जो कि जमा भी की जा सकती है और बनाई भी जा सकती है। इसमें सभी तरह के क्रेडिट्स जो है वो शामिल है। मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं होता है। तो देखिए ये भी मुद्रा का मूल्य जो है स्थिर नहीं होता है। जैसे हम बात कर ले डॉलर की, तो अमेरिकन डॉलर क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा कि इंडिया में इसका मूल्य कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। इस तरह से इसका मूल्य स्थिर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है। केवल इमारत की बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ सावधि ऋण, या उपरोक्त सभी। तो देखिए निधि का स्रोत सभी होते हैं, चाहे वो शेयर जारी करना हो या सावधि ऋण हो या फिर इमारत की बिक्री, ये सभी के सभी निधि स्रोत में आते हैं। इन सभी से क्या करते हैं, हम धन जुटा सकते हैं। यानी निधि निधि का स्रोत यानी कि पूंजी जमा करना एक तरह से। इमारत की अगर बिक्री करेंगे तो पैसा आएगा, शेयर जारी करेंगे तो पैसा आएगा, सावधि जमा ऋण, अगर आप ऋण पे अगर पैसा दे रहे किसी को तो उससे भी पैसा आएगा। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, धन जुटाने के साधन होते हैं। अब देखिए किसी भी व्यवसाय को धन की आवश्यकता होती है, कोई भी व्यवसाय हो धन की आवश्यकता होती है, और उन्हें जुटाने के कई तरीके होते हैं। अब देखिए वो नीचे सूचीबद्ध लिखी हुई है, जैसे शेयर जारी करना, डिबेंचर जारी करना, सार्वजनिक जमा स्वीकार करना, मालिक की बचत या बरकरार आय, और वित्तीय संस्थानों से ऋण। ये सब क्या होते हैं, निधि के स्रोत होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनूठा प्रतीक जो ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऐसा एक प्रतीक जो ब्रांड का हिस्सा होता है उसे हम लोगो कहते हैं। कई सारी कंपनियां हैं जैसे मार्केट में, तो मार्केट की जितनी भी कंपनियां हैं, तो आप दूर से ही उसका लोगो देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये इस कंपनी का लोगो है, भले उसमें नाम ना लिखा हो, अगर आप लोगो देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इस तरह से लोगो जो है हमारा राइट आंसर होगा। अब लोगो क्या होता है, ब्रांड क्या होता है पहले जानते हैं हम। तो ब्रांड क्या होता है कि ग्राहक क्या खरीद रहा है, ग्राहक जो खरीदता है उसे हम ब्रांड कहते हैं। और जबकि जो उत्पादन होता है तो वो व्यवसाय कंपनियों का निर्माण करती है। यानी
इस तरह से ब्रांड क्या है, ग्राहक की संतुष्टि की गारंटी देते हैं। इसके अलावा जो लोगो होता है, जैसे मैंने बताया कंपनी की एक पहचान होती है लोगो, जो कि ग्राफिक्स या प्रतिनिधित्व जो ग्राफिक्स या दृश्य प्रतिनिधित्व को लोगो कहा जाता है। या तो वो कई सारे वीडियोज़ में लोगो को अपना प्रेजेंट करते हैं, कई सारे ऐसे ही नॉर्मली एक इमेज होती है। तो इस तरह से लोगो जो है कई तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। तो कौन है जो संख्यात्मक पदों की दी गई भविष्य अवधि को परिणामों में संदर्भित करता है? परियोजनाएं, बजट, कार्यक्रम या कार्यावधियाँ। तो देखिए, अगर संख्यात्मक भविष्य अवधि की बात करें तो बजट जो है इसे संदर्भित करता है। बजट क्या होता है? बजट एक पूर्व निर्धारित समय अवधि में प्रत्याशित आय और व्यय का एक अनुमान है। यानी कि देखिए, आप अगर अपने घर में भी रहते हैं तो अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आप फिर उस पर क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। उस तरह से आप बजट बनाते हैं 100 रुपये का, कि 100 रुपये में कितनी चीज़ें आएगी और किस तरह से आएगी। क्योंकि 100 से ऊपर आपके पास है नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे कि 100 के अंदर की ही चीज़ें खरीदेंगे। तो इसे बजट कहा जाता है। बजट संख्यात्मक संदर्भ में किसी दिए गए भविष्य की अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई क्रेता पूर्व लाभांश तिथि पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन सा लाभांश प्राप्त करेगा? कोई क्रेता है वो क्या करता है, पूर्व लाभांश यानी कि उसके पहले का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तिथि पर क्या है, विक्रेता से शेयर खरीद लेता है। तो उसे क्रेता, ब्रोकर, क्रेता और ब्रोकर दोनों या विक्रेता, तो क्या कहेंगे उसे? तो देखिए, उसे हम कहते हैं विक्रेता। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, विक्रेता, ठीक है, क्योंकि वो पूर्व लाभांश पर खरीद रहा है। तो किसी विक्रेता से अगर शेयर खरीदता है तो वो भी क्या है, उसी कैटेगरी में आ जाएगा। अगर विक्रेता से खरीद रहा है तो वो भी विक्रेता की ही कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर डी होगा। अब देखिए, पूर्व लाभांश तिथि क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, जब कोई कंपनी लाभांश की घोषणा करती है तो वह दो महत्वपूर्ण तिथि निर्धारित करती है। एक तो होती है रिकॉर्ड तिथि और एक होती है पूर्व लाभांश तिथि। इस तरह से अब तिथि देखिए, पूर्व लाभांश तिथि, पूर्व लाभांश तिथि पर बाद में विक्रेताओं को लाभांश मिलता है। इसी पूर्व लाभांश तिथि पर क्या होता है, विक्रेताओं को लाभांश मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधि में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, निबंध मूल्यांकन, जबरन संसद या ग्राफिक रेटिंग मापनी। तो देखिए, जो निबंध मूल्यांकन होता है ये हमारा राइट आंसर होगा। निबंध मूल्यांकन द्वारा क्या होता है, व्यक्तिगत जितने भी मूल्यांकन होते हैं तो कर्मचारियों के जो व्यवहार होते हैं उनके पहलुओं का वर्णन किया जाता है। अब देखिए, कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन के दौरान व्यक्तिगत मूल्यांकन किया जाता है। निबंध मूल्यांकन या निबंध मूल्यांकन विधि क्या होती है? इस विधि को मुक्त रूप से विधि के रूप में जाना जाता है। इसके तहत कर्मचारियों का मूल्यांकन उनके पर्यवेक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पर्यवेक्षकों द्वारा, यानी कि कोई चेकर्स होते हैं जो इसको चेक करके बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। यानी डैश प्रबंधन शैली, कौन सी प्रबंधन शैली है जो उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार, लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित? अबंधता यानी अहस्तक्षेपी, लोकतांत्रिक, एकतंत्रीय या लाभदायी। तो देखिए, अहस्तक्षेपी यानी अबंधता होती है, इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये वाली प्रबंधन शैली होती है जो क्या करती है, इस प्रकार के सरोकार को अभिलक्षित करती है। अब प्रबंधन शैली क्या होती है? प्रबंधन शैली अपने स्टाफ सदस्यों को एक साझा मंच पर एक साथ लाने और उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त करने की कला है। प्रबंधन शैली क्या होती है, एक तरह से पहले से मैनेजमेंट कर लेते हैं कि जो भी स्टाफ मतलब अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिर उनको पुरस्कृत किया जाता है। इस तरह से प्रबंधन शैली का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है? संवेदनशील, सहज बोध, चिंतन या भावात्मक। तो देखिए, जो चिंतनशील व्यक्ति होता है फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक, अवैयक्तिक यानी कि उस तरह से वो सोच नहीं पाता जैसे एक आम आदमी सोच सकता है, क्योंकि वो चिंतनशील व्यक्ति है। अब देखिए, MBTI मूल्यांकन के 16 व्यक्तित्व बनाने के 4 श्रेणियों में एक चिंतन भी है। चिंतनशील व्यक्तित्व प्रकार, विचारक या जो चिंतन सोच विशेषता रखते हैं वे अपने जीवन में सभी पहलुओं में तथ्यात्मक जानकारी पर बहुत भरोसा करते हैं। यानी कि जो भी बात लॉजिकल होती है उस पर क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं चिंतनशील व्यक्ति। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
निम्न में से कौन सा स्रोत धन का स्रोत है? केवल इमारत की बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ सावधि ऋण या उपरोक्त सभी। तो देखिए, धन का स्रोत इन तीनों में से सभी आता है। इमारत की बिक्री हो या शेयर जारी करना हो या फिर लिया हुआ सावधि ऋण, ये सभी के सभी धन के स्रोत में आते हैं, इसलिए सभी के सभी हमारा राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी तरीकों से धन जुटाया जा सकता है, यानी भवन की बिक्री, शेयर जारी करना और सावधि ऋण। तो इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, वो समझाने के लिए है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है वो किस आधार पर और किस तरह से दिया गया है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि हम डायरेक्टली अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट अगर पढ़ते हैं तो वो एक रटने जैसा काम हो जाता है, जो कई बार हमें मतलब हमारे काम नहीं आता है। उसे समझने में हमें थोड़ा सा समय लगता है या फिर हमें कहीं देखना पड़ता है, उसके बारे में नोट्स पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए हमने आपको पहले से ही यहाँ नोट उपलब्ध करा दिए हैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी इसी टॉपिक से जुड़ी होगी और अलग विषय होगा उसमें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और आप जो है हमें कमेंट करिएगा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर वीकनेस अगर प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी राय हमें जल्दी से कमेंट करिए। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद। थैंक यू।